गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 20 फरवरी और आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास 10 लिख का चौथा संस्करण कहाँ पर होने वाला है। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का जो खिताब है ये किसने जीत लिया है। एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन की शुरुआत कहाँ पर की गई है। शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, डिस्कस करेंगे। पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला जानेंगे। किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर प्रतिबंध को हटा दिया है। बैन स्टॉक का संबंध किस खेल से है, डिस्कस करेंगे इनके बारे में। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम का जो सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ है। यूनिसेफ इंडिया के लिए बाल अधिकार के राष्ट्रीय राजदूत कौन बने हैं, डिस्कस करेंगे। तुलसीदास बलराम का हो गया है निधन और इनका संबंध किस खेल से था, जानेंगे। भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन कहाँ किस स्टेशन से चली है, डिस्कस करेंगे उस स्टेशन के बारे में। और साथ ही में क्लास के लास्ट में टॉप 10 स्टैटिक जीके जीएस क्वेश्चन में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा 2011 की जनगणना, यानी कि 2011 की जनगणना से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को बता दें कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन की शुरुआत कहाँ की गई है। चांदीपुर, पट्टीपोलम, तुमकुर या फिर कलोल। इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला सवाल है कि रणजी ट्रॉफी 2022-23 का जो खिताब है ये किसने जीत लिया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से है और इसे जीत लिया है सौराष्ट्र ने। सौराष्ट्र ने फाइनल में किसे हराया है, तो सौराष्ट्र ने फाइनल में बंगाल को हराकर यह खिताब जीत लिया है। पूछा जा सकता है कि इसका फाइनल कहाँ पर खेला गया था, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इसका फाइनल हुआ है कोलकाता के ईडन्स गार्डन्स में। यहाँ पर सौराष्ट्र ने दूसरी बार यह ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। इससे पहले सौराष्ट्र ने यह खिताब 2019-20 में जीता था और ये दूसरा खिताब है सौराष्ट्र का। वहीं बात की जाए रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट की तो 1934 से यह खेला जा रहा है। पहला मैच 4 नवंबर 1934 को चेपक ग्राउंड में मद्रास और मैसूर के बीच खेला गया था। मुंबई ने सबसे ज़्यादा 41 बार यह टूर्नामेंट जीता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेंगे। पूछा जा सकता है कि रणजी ट्रॉफी को अब तक सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है, तो इसे मुंबई ने जीता है। 46 साल में पहली बार 2020-21 के सीज़न की रणजी ट्रॉफी को कोरोना के कारण रद्द करना पड़ा था। रणजी ट्रॉफी का जो नाम है वो महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन बन सकता है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो अच्छे से याद कर लेंगे ये क्रिकेट से संबंधित है। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के फाइनल में कौन सा पदक जीता, रजत पदक। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, ये आप सभी कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन पुरुष युगल खिताब जो है ये किसने जीता है, तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने यह खिताब अपने नाम किया। स्पेन ने फाइनल में किसे हराकर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का जो खिताब है वो लगातार दूसरी बार जीत लिया, तो कोलंबिया को फाइनल में हराया था स्पेन ने। आयोजन यानी कि मेज़बानी किसने की थी, अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे भारत के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई थी। भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ सरकार ने किस पहल की शुरुआत की है, तो इस पहल को याद रखना है फुटबॉल फॉर स्कूल। सेफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीत ली है, बांग्लादेश ने। किसने अपना पहला डूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है, बेंगलोर ने। सुब्रतो कप का जो संबंध है ये किस खेल से है, तो याद रखेंगे ये फुटबॉल से ही संबंधित है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की PDF बाद में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।
जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा, और जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको जो भी पीडीएफ होंगी या जो भी क्लास का अपडेट होगा वो आपको टेलीग्राम पर ईजिली मिल जाएगा। अगला सवाल है कि भारत और किस देश के बीच द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास, जिसे हम कहते हैं दशलिक, का चौथा संस्करण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये जो अभ्यास है, ये जो युद्ध अभ्यास है, ये भारत उज्बेकिस्तान के साथ करता है। किसके साथ? तो याद रखेंगे, भारत इस अभ्यास को उज्बेकिस्तान के साथ करता है। इसका जो चौथा संस्करण है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में होगा। ये जगह आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती है। यह अभ्यास 5 मार्च तक चलेगा, यानी कि मार्च 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व पश्चिमी कमान के हिस्से के रूप में गढ़वाल राइफल्स की 14वीं बटालियन करेगी। इसका जो उद्देश्य है वो परंपरागत परिदृश्य में विभिन्न अभियानों के जरिए सैन्य क्षमता को बढ़ावा देना है। तो आपको तो बस इतना याद रखना है कि ये जो अभ्यास है ये किन दो देशों के बीच होता है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। चौथा संस्करण कहाँ पर हो रहा है? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया जाएगा। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा युद्ध अभ्यास जो कि न्यूज में रहे। द्विपक्षीय वायु अभ्यास, जिसे हम कहते हैं वीर गार्जियन 2023, कहाँ पर हुआ? जापान और भारत के बीच होता है, ये आप सभी को याद होगा। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट हुआ? मिस्र की सेना के साथ। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसे हम कहते हैं काजिन 2022, कहाँ पर हुआ? उमरोई में। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण मार्च अप्रैल 2022 में कहाँ पर हुआ था? बकलोल में। भारत अमेरिका अभ्यास तर्कस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो चेन्नई तमिलनाडु में हाल ही में यह संपन्न हुआ है। अब डिस्कस कर लेते हैं उज्बेकिस्तान के बारे में। तो मैप में आप सभी उज्बेकिस्तान की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और यहाँ की मुद्रा को उज्बेकिस्तान सोम कहते हैं। कमेंट्स करके बताएंगे आप सभी कि जो ताशकंद समझौता है ये कब हुआ था। यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं शावकत मिर्जियोयेव। याद होगा आप सभी को कि जो एशियो समिट है, यानी कि संघाई सहयोग संगठन 2022 की मेजबानी किसने की थी? तो उज्बेकिस्तान ने की थी। और उज्बेकिस्तान में कहाँ पर आयोजित किया गया था ये? तो याद रखेंगे समरकंद। समरकंद आपको इसलिए याद रखना है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए समरकंद यानी कि उज्बेकिस्तान गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह मंत्री अमित शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो जो शिव सृष्टि थीम पार्क है इसका उद्घाटन पुणे में किया गया है। उद्घाटन किसने किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। जयशंकर यानी कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं वर्तमान में, इन्होंने किस देश की राजधानी शुबा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की आबक्ष प्रतिमा का अनावरण किया? तो शुबा किसकी राजधानी है? तो ये फिजी की कैपिटल है। नई दिल्ली में बीकानेर हाउस में मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन हाल ही में किया गया है, याद रखेंगे। गणतंत्र दिवस 2022 उत्तराखंड की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ यानी कि पहला पुरस्कार जीता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क में पक्षियों की 141 प्रजातियों की पहचान की गई है। अब आपको कमेंट्स करके बताना है कि जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में संविधान पार्क का हाल ही में उद्घाटन किया है। अगला सवाल है कि पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला कहाँ पर शुरू हो गया है? तो जो झींगा मेला लग रहा है इसका आयोजन पंजाब में किया जा रहा है। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो यह मेला झींगा की खेती के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य सरकार का एक प्रयास है। आगे डिस्कस करेंगे कुछ प्रमुख मेले जैसे कि हेमिस गुम्पा मेला। तो आई होप आप सभी को ये याद होगा, ये लद्दाख में बुद्ध समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। माघ मेला प्रयागराज में लगता है। चंद्रभागा मेला और पुष्कर मेला राजस्थान राज्य में लगता है। सूरज कुंड मेला हरियाणा में लगता है और अम्बुवाची का जो मेला है ये असम में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड से प्रतिबंध को हटा दिया है? तो जो फ्रोजन सी फूड है इनसे प्रतिबंध हटा दिया है कतर ने।
पूछा जा सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही आपसे कि किस देश ने प्रतिबंध हटाया है, तो कतर ने हटाया है। अच्छा, कतर ने प्रतिबंध लगाया ही क्यों था, तो याद रखेंगे यह प्रतिबंध नवंबर 2022 में लगाया गया था भारत पर। फीफा विश्व कप से पहले भारत से कतर में निर्यात की गई खेपों में हैजा संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं विब्रियो हैजा का, कथित तौर पर पता चला था। इसलिए कतर ने क्या किया था, यानी कतर की गवर्नमेंट ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था और अब इस पर प्रतिबंध हटा लिया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं कतर के बारे में। तो कतर की राजधानी दोहा है। कतर की मुद्रा को कतरी रियाल बोलते हैं और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी है। याद होगा आप सभी को कि जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 है, इसकी मेज़बानी कतर ने ही की है। इसी के साथ याद रखेंगे कि कतर AFC एशियाई कप 2023 की मेज़बानी भी करेगा। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि AFC एशियाई कप 2023 की मेज़बानी तो कतर करेगा, लेकिन 2027 की मेज़बानी कौन करेगा? डिस्कस किया है पिछली क्लास में, तो आंसर करेंगे आप सभी कि 2027 में मेज़बानी कौन करेगा। अगला सवाल है कि बेन स्टोक्स का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध क्रिकेट से है और ये इंग्लैंड के काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। न्यूज़ में क्यों है, तो बात की जाए इनकी, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले यह खिलाड़ी बन गए हैं, इसलिए यह सुर्खियों में बने हुए हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बेन स्टोक्स का संबंध किस खेल से है, तो याद रखेंगे इनका संबंध है क्रिकेट से और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम का सेमिकॉन इंडिया जो सम्मेलन है, ये कहाँ पर हुआ है, तो फ्रेंड्स इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है नई दिल्ली में किया गया। उद्घाटन किसने किया था, तो उद्घाटन किया गया था संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री यानी कि अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा। 29 दिसंबर 2022 को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यानी कि अश्वनी वैष्णव ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की थी। ये आप सभी को याद होगा, इसे अच्छे से याद कर लेंगे कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की जो शुरुआत है ये कब की गई थी, तो 29 दिसंबर 2022 को। इस नीति के तहत सरकार भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने वाली कंपनियों के लिए 76,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन प्रदान करेगी। यह सरकार द्वारा कंपनियों को भारत में चिप निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए किया गया था। तो याद रखेंगे ये कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली में। अगला सवाल है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना एग्जाम में है। यूनिसेफ इंडिया के लिए बाल अधिकार के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है आयुष्मान खुराना को, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। डिस्कस कर लेते हैं आगे। तो हाल ही में इन्होंने विश्व बाल दिवस 2022 पर लैंगिक समावेशी खेलों के माध्यम से समावेशी और गैर भेदभाव पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें सचिन तेंदुलकर यूनिसेफ दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय राजदूत भी शामिल हुए थे। तो सीधा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है एग्जाम में कि कौन बने हैं राजदूत, तो याद रखेंगे आयुष्मान खुराना। डिस्कस करेंगे यूनिसेफ इंडिया के बारे में कि आखिर ये है क्या। तो यूनिसेफ इंडिया देश भर में बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए काम करता है। भारत के साथ यूनिसेफ की जो साझेदारी है वो 1949 में शुरू हुई थी। पहला कार्यालय 1952 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत में एक नोडल एजेंसी के तहत कार्य करता है। डिस्कस कर लेते हैं यूनिसेफ के बारे में। तो देखिए, यूनिसेफ एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जिसे 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में स्थापित किया गया था। 1953 में इसका नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कर दिया गया और यह बच्चों और माताओं को विकास और मानवीय सहायता देता है। इसका मुख्यालय आप सभी अच्छे से रट लेना, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि यूनिसेफ का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो आप सभी को याद रखना है ये न्यूयॉर्क में है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि यूनिसेफ की जो स्थापना है वो कब की गई थी। अगला सवाल है कि तुलसीदास बलराम का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से था। तो तुलसीदास बलराम ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन
श्री राम जानकी यात्रा अयोध्या से जनकपुर तक किस रेलवे स्टेशन से शुरू हुई है? तो इसकी जो यात्रा है वो सफदरगंज रेलवे स्टेशन से शुरू की गई। सफदरगंज जो रेलवे स्टेशन है ये आपका नई दिल्ली में आता है। ट्रेन अपनी 7 दिवसीय यात्रा के दौरान अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, जनकपुर, वाराणसी और प्रयागराज से होकर गुजरेगी। यह पहल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी और भारत तथा नेपाल के बीच सांस्कृतिक संबंधों को भी बढ़ावा देगी। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था इसका सही आंसर है पट्टीपोलम। पट्टीपोलम कहाँ पर आता है? तो ये चेन्नई के पास एक गांव है जहां पर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन की शुरुआत की गई है। तो ये जगह आपको याद रखनी है, पूछा जा सकता है कि पट्टीपोलम गांव किस राज्य में स्थित है? तो ये आता है आपका तमिलनाडु में। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके जीएस में आज का जो हमारा टॉपिक है 2011 की जनगणना से संबंधित प्रश्न है जो कि आपकी हर एक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक रही? याद रखेंगे नागालैंड। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य में है? सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो ये बिहार में है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो न्यूनतम है अरुणाचल प्रदेश। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में आयोजित की गई थी। भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य उच्चतर बाल लिंग अनुपात है? मिजोरम में। महान विभाजक काल किसे कहते हैं? 1911 से 1921 तक के काल को। जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार को किस आधार पर दिया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 246 के आधार पर केंद्र सरकार को दिया गया है। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, पहला सवाल है कि टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? इनका नाम आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। अगला सवाल है कि किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।